प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में मैं आनंद पाराशर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मानस पाठशाला ऐप पर स्कूल व्याख्याता को लेकर जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है उसका दूसरा टेस्ट है, उसकी व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हूं। उसका पहला भाग है वो मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है और व्यस्तता के कारण कुछ विलंब हुआ है इसकी व्याख्या उपलब्ध कराने में। इसका दूसरा भाग आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है। साथियों, जो जो इसका पाठ्यक्रम है वो मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपको अवगत करा दिया है। पाठ्यक्रम है, इसमें आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, साथ ही साथ रस निष्पत्ति, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि का समावेश भी, और व्याकरण के संदर्भ में हमने पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ लिए। कुछ चुनिंदा जो प्रश्न है, शेष जो 25 प्रश्न है, उसको इसी व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रथम कवि सिद्ध सरपा के संदर्भ में असंगत है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 जो निश्चित किया, ये सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये महाराज हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें हिंदी रचनाओं में दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध है। सहज यान के प्रवर्तक थे। यहाँ जो असंगत है वो है साथियों हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन नहीं है, महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। उसके अंदर ये तथ्य आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने हैं वो सरह माने जाते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आक्रोश का सबसे पहली आक्रोश की वाणी किसके अंदर पाई जाती है? वो सरपा में पाई जाती है। या आक्रोश का कवि सरपा को किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, अर्थात आचार्य थे, छात्र भी थे, ब्राह्मण थे, किंतु एक जो जो कन्या है उसको, कन्या को महामुद्रा के रूप में रखते थे और उसी के साथ में समाधि में लीन रहते थे। शून्यवाद हो, चाहे महासुखवाद हो, अंतर साधनात्मक अनुभूति हो, संध्या भाषा शैली हो, ये ऐसे सिद्धों के विशिष्ट नाम है। महासुखवाद अर्थात जब स्त्री कोई अपने जोड़े के रूप में रखते थे सिद्ध, और उसी के साथ में आलिंगन बद्ध होके और फिर अपनी समाधि को किया करते थे, ये महासुखवाद है। शून्यवाद, शून्यवाद जो साधक है वो अपनी साधना में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है। संध्या भाषा शैली क्या है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यंजित करने वाली जो इनकी प्रतीकात्मक शैली है वो संध्या भाषा शैली मानी जाती है। तो आप साथियों ध्यान रखिए, जो शब्द है सिद्धों में बहुत प्रसिद्ध है, महासुखवाद वाद, चाहे संध्या भाषा शैली, इन शब्दों को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। चाहे इनका एक शब्द मैंने और क्या बताया था आपको अभी, संध्या भाषा शैली, महासुखवाद, शून्यवाद, और जो संध्या भाषा शैली इसी का ही फिर परवर्ती काल के अंदर साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर कबीर है, वो कबीर उलट वाशियों का प्रयोग करते थे। कहीं ना कहीं इसी का ही नैसर्गिक और विकसित रूप है, हमें परवर्ती साहित्य में दिखाई देता है। शून्यवाद है, संध्या भाषा शैली है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर काफी ज्यादा सिद्ध रहे थे। एक प्रश्न आपसे ध्यान रखिए कि सरपा को पहला कवि माना जाता है। अब जब सिद्ध सरपा पहले कवि है 769 ईस्वी में, तो यहाँ एक प्रश्न भी उठता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से इसको माना है। डॉक्टर नगेंद्र है वो लगभग सरपा के आसपास लगभग 650 ईस्वी के इर्द 7वीं शताब्दी के मध्य से वो आदिकाल को प्रारंभ मानते हैं। एक प्रश्न उभरता है कि क्या डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश कवियों को भी क्या हिंदी के कवियों में स्थान दिया है? तो आप ध्यान रखिए, अपभ्रंश के कवि कभी भी हिंदी के कवि नहीं हो सकते, पर वे कवि जो अपभ्रंश में लिख रहे हैं और हिंदी में भी लिख रहे हैं तो वो हिंदी के कवि भी माने जाएंगे और अपभ्रंश के कवि भी माने जाएंगे। जो परवर्ती अपभ्रंश है या अवहट्ट है या पुरानी हिंदी है, प्राकृताभास हिंदी है, इत्यादि जितने भी कवि है उन सभी कवियों को हिंदी में समाहित कर लिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा नहीं कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ये कभी नहीं मानते हैं कि अपभ्रंश के कवियों को हिंदी में शामिल किया जाए। वो स्पष्ट कहते हैं कि कवियों जो इतिहासकार उनको बड़ी सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, जब अपभ्रंश के कवि उनको अलग छटनी करते और जो हिंदी के कवि है उनको हिंदी में सम्मानित करे।
अब बात आती है कि हिंदी का आदिकाल कहाँ से प्रारंभ माना जाएगा। जहां तत्सम प्रधान शब्द है उनको शामिल करने की जो प्रकृति है, उसमें जो हिचकिचाहट थी पहले, वो समाप्त हो गई। अब आराम से तत्सम शब्द प्रयोग में आने लग गए पहला। और भाषा है वो भाषा अब योगात्मक की होने लग गई, अर्थात उसमें का, के, की, परसर्ग का उपयोग हो रहा, कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा। पहले संयोगात्मक भाषा थी, अब भाषा में वियोग दिखाई देने लग गया। तब से क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तब से हिंदी का आदिकाल माना जाने लग गया, हिंदी का प्रारंभ माना जाता है। जय मन पवन न संचरई रवि शशि नहा पवे तय वट चित्त विसाम करो सर्रु कहे उवेश, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां है। सरपा को पहला कवि क्यों माना जाता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। सरपा की जो भाषा शैली है वो अपभ्रंश को छोड़ते हुए हिंदी की ओर निकट जान पड़ती है। दोहा का इन्होंने प्रयोग किया है, साथ ही साथ भाषा का जो वियोग स्वरूप है इनके यहाँ व्यंजित दिखाई देता। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी ये हिंदी के कवियों में स्थान प्राप्त करते हैं या हिंदी की ओर झुकते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नाथ पंथ को किसने सिद्ध मत कहा है, सिद्ध मार्ग कहा, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय ऐसे। अब इसमें एक गड़बड़ ये है कि नाथ के लिए सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग ये शब्द का प्रयोग भी करते हैं। अब ये समझ में आता है योग है, अवधूत है, अवधूत संप्रदाय है। तो ऐसा प्रश्न जब पूछ लिया जाए, प्रश्न दो तीन प्रकार से बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को किस नाम से नहीं पुकारा है, और उसमें विकल्प दे दिया जाए आपको कि नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग। उसमें ऐसा लगेगा कि सिद्ध एक अलग नाम निकल रहा है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध मत भी कहते हैं एवं सिद्ध मार्ग भी कहते हैं, इस दोनों शब्दों से इंगित करते हैं नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय की सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग और अवधूत संप्रदाय, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ये जो कथन है ये कबीर पुस्तक से उद्धृत है, साथियों ध्यान रखिए। तो इसका जो विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग नाम होने से थोड़ा विशिष्ट ये प्रश्न बन जाता है। तो प्रश्न इस दृष्टिकोण से हो सकता है सरल बने, पर इसमें यह पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को किस नाम से नहीं कहा है या पुकारा है, तो उसमें फिर ये कठिनाई से युक्त प्रश्न हो सकता है। किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेके कहा, सब ये सामान्य स्तर का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मिश्र बंधु है, ध्यान रखिए साथियों, मिश्र बंधु ने इसको गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो एक भूमिका के रूप में प्रारंभ में लिखी गई थी हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। किंतु ये पुस्तक है वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि प्रवृत्ति जो काल जैसे समय व्यतीत हुआ, ये जो पुस्तक है इनकी पुस्तक वो बहुत प्रसिद्ध होती गई है। जो पृथ्वीराज रासो है चंद्र बदाई के संदर्भ में ये अवश्य कथन कहते हैं कि ये हिंदी के पहले कवि और पहला ये महाकाव्य माना जाता है, कहा जाता है। इन्होंने स्पष्ट कहा नहीं, ऐसा कहा जाता है जिसको मैं इंगित कर रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास उसकी सत्यगति, जो ईश्वरदास उसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह है, और बच्चन सिंह जी, ये साथियों इन चारों के जो कथन है वो चाहे नाथ संप्रदाय के संदर्भ में हो चाहे सिद्धों के संदर्भ में हो, उनके संदर्भ में आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में प्रकाशित हुई थी। और आप साथी जो आधुनिक काल का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह को आप अवश्य पढ़िए, बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है ये। आगे है, इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। और वो श्रेष्ठ कथन है, ये किसका है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। साथियों इनके धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। अब बादल है, अब बादल से कुछ स्पष्टता होती नहीं है, पर बादलों के भीतर जब साहित्य, बादलों के भीतर जब बिजली कौंधती है तो एक विशेष प्रकार से प्रकाश को अभिव्यक्त करती है। बादल है वो प्रकाश प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो अंधकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक काव्य है उस धार्मिक काव्यों को बादलों की संज्ञा दी, और अब उस धार्मिक काव्य में साहित्य अर्थात बादलों के भीतर जो बिजली है, और बिजली बिजली से चमकती है या कौंधती है, उसके प्रकाश से संपूर्ण जो धरा है उसको प्रकाशित करने का कार्य करती है। तो साहित्य भी इसी प्रकार से है। तो ये जो शब्द है विद्यार्थी, ये जैन साहित्य के संदर्भ में कहा है।
कि जो काव्यात्मकता है वो सर्वाधिक रूप से जैनों के भीतर है, प्रामाणिकता है वो सर्वाधिक जैनों की यहाँ है, इनकी भाषा शैली है उसमें एक रूपता दिखाई देती है, दरबार से इनको संरक्षण प्राप्त हुआ है, इसी कारण से इनका साहित्य वो प्रामाणिक और काव्यात्मकता से युक्त माना जाता है। तो ये जो विकल्प है इसमें जैन साहित्य है। रास के संदर्भ में सही नहीं है। रास जैनों द्वारा प्रयुक्त ऐसा छंद है जिसमें इनके जो चरित्र है वो चरित्र का चित्रण रहता है। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, तो भरतेश्वर है उनसे संबंधित चित्रण है। स्थूलिभद्र रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश से संबंधित चित्रण है, किसी एक महापुरुष को ये ले लेते हैं और उससे संबंधित जो चित्रण है उनके जीवन चरित्र है उसका चित्रण करते हैं ये। अब इसमें ये एक विषय उभरता है कि जब रास रासो हो जाता है तो वीरता से युक्त हो जाता है। रास रासो हो जाता है तो उसमें वीरता समाविष्ट हो जाती है। अब जब रासो अर्थात जब रास ही रहता है उसमें ध्यान रखिए वो धार्मिक काव्य है, उसमें उपदेश प्रधानता है, उसके अंदर श्रृंगार तत्व है उसका भी समावेश रहेगा, पर रासो होते ही वो वीर काव्य की श्रेणी में चला जाएगा। अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इस शब्द की उत्पत्ति मानी। कोई इसको क्रीड़ा से मानता है, कोई नृत्य से मानता है, कोई ऐसे मानते हैं कि जो रात्रि जागरण किया जाता था उसमें वादन के माध्यम से घुंघरू वगैरह बांध के उससे भी रास का संबंध जोड़ा जाता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं। जैसे रास शब्द को संस्कृत में नृत्य से जोड़ा जाता है, इसी प्रकार भरत मुनि ने इसको क्रीडनीयक कहा है। साथियों ध्यान रखिए, जो भरत मुनि है वो भरत मुनि इस शब्द को किससे जोड़ते हैं, क्रीडनीयक शब्द से जोड़ते हैं। और जो रूपक है तो अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना, तो यहाँ गड़बड़ है साथियों ध्यान रखिए। ये प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र से की पुस्तक से उद्धृत है। रास को लेकर जो 2-3 परीक्षाएं पूर्व में हुई उसमें काफी प्रश्न बने हैं, तो उनको भी आप देखिए एक बार। उनकी जो पुस्तक है उसमें लगभग 10-12 पंक्तियों में एक अच्छा उल्लेख दे रखा है रास के संदर्भ में। तो यहाँ से एक प्रश्न बने हैं, 2-1 प्रश्न बने हैं, तो मैंने एक प्रश्न और बनाया है। थोड़ा सा हो सकता है जटिलता से युक्त हो, पर हो सकता है भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न बन जाए साथियों। तो यहाँ ध्यान रखिए वामन नहीं है साथियों, अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। यहाँ शब्द होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने इसको एक प्रकार से रूपक की संज्ञा दी है। संस्कृत में क्या कहा गया, क्रीड़ा और नृत्य माना गया है। भरत मुनि ने इसको क्रीडनीय कहा है। वात्स्यायन ने काम सूत्र के रचना काल तक रास में गायन का समावेश हो गया था, ये भी सत्य है। तो यहाँ विकल्प है, वो विकल्प साथियों एक है, वो एक असंगत हो जाएगा अर्थात सही नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की बिसल देव रासों के संदर्भ में है। बिसल देव रासों के संदर्भ में काफी लंबी चौड़ी बातें होती आई है और बहुत सारे आपने टेस्ट वगैरह दिए होंगे। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखा गया है कि मोतीलाल बेनारिया है वो, यहाँ प्रश्न को एक बार पढ़िए विद्यार्थियों ताकि थोड़ी स्पष्टता हो कि बिसलदेव रासो को किसने 16वीं शताब्दी के नर्मती नामक एक गुजराती कवि है उसका रचयिता बताया। अर्थात ये जो रचना है ये भी एक विवाद का विषय है, इसीलिए प्रामाणिकता इसकी भी संदिग्ध हो जाती है। परमार रासो हो, खुमार रासो हो, बिसलदेव रासो हो, ये ऐसे रासो ग्रंथ है जिसकी प्रामाणिकता है उसकी वो संदिग्ध मानी गई। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रामाणिकता किसकी संदिग्ध है उसके संदर्भ में 4 रचनाओं का उल्लेख कर रखा है। आप चारों रचनाओं को देख सकते हैं और चारों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बिसलदेव रासो, परमाद रासो और अपने परमाद रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। बिसलदेव रासो में तो ये जो उत्तर है ये मोतीलाल बेनारिया है साथियों, इस चीज का ध्यान रखिए। ये जो बिसलदेव रासो को किसकी रचना मानी है, गुजरात के एक कवि है नरपति नाम के कवि है उसको रचना उसकी मानी। और ऐसे प्रश्न बने हैं बिसलदेव रासो को लेकर भी कुछ परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं। एक बार डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से अच्छे से देखिए, इसको शुक्ल जी से देखिए। बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव रासो को विग्रह राज चतुर्थ भी कहते हैं और ये सांभर के राजा माने जाते हैं। इनका विवाह है वो राजमती से, भोज की कन्या राजमती, उससे इनका विवाह हो जाता है।
विवाह के उपरांत किसी विषय को लेकर जो सामंती परिवेश है वो उभर आता है और दोनों में तनाव हो जाता है, बातें करते करते लड़ाई हो जाती है। जो बिसल देव कहते हैं कि मैं नमक का राजा हूं, मेरे यहाँ खानों में नमक निकलता है, तो राजमती है वो कहाँ ठहरने वाली है। उसके अंदर भी अहम है, स्वाभिमान है, सामंती तत्व है। वो कहती है कि राजा जी आपके यहाँ से नमक निकलता है, उड़ीसा के जो राजा है उनके यहाँ से तो सोना निकलता है। अब बात बड़ी सामान्य सी है, पर राजा चूंकि सामंती परिवेश से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान उसका भी है, राजा को कहीं ना कहीं उसका जो अहम भाव है उस पर ठेस लग जाती है और वो निकल जाते हैं और 12 वर्ष तक जगह जगह घूमते हैं, रूट के चले जाते हैं। तो प्रथम में विवाह, दूसरे खंड के अंदर पहले में विवाह, दूसरे खंड के अंदर वियोग, जो वियोग है उसका चित्रण है। अब जो विसलदेव रासो है, विसलदेव है, विसलदेव चौहान वो चले जाते हैं। उसके बाद में वियोग में त्रस्त है राजमती, और वो कहती भी है, और एक प्रश्न अभी भी आया है कि किस पर सामंती परिवेश है, उस पर आक्षेप किस कृति में नजर आता है। स्त्री जन्म का न दिन नरेश और जन्म धारा घणई नरेश, रानी न सृजई रोजड़ी, कि हे भगवान मुझे स्त्री क्यों बनाया, मुझे रोजड़ी बना देते तो मैं जगह जगह घूमती और जंगल में स्वतंत्र विचरण करती, मुझे स्वतंत्रता प्रिय है, मुझे क्यों इस सामंती जगड़न में पैदा कर दिया। मुझे जाटनी बना देते तो मैं अपने जाट के लिए खाना लेके जाती खेत पर, उसके संग में रहती। मुझे कोयली बना देते तो कोयल बना देते तो मैं जगह जगह जो पेड़ों पर फुदकती हुई आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करती। पर मुझे ये जो प्राणी आपने क्यों बनाया है, थोड़ी गाय बना देते। इसी प्रकार का जो व्याख्यान है, इसकी जो भाषा शैली है वो राजस्थानी है, ध्यान रखिए। ये प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए। तो विवाह है, वियोग है, और उसके बाद में जो राजा भोज है वो अपनी कन्या को अपने अपने ले जाते हैं, उसके पीहर ले जाते हैं। चौथे में पुनर्मिलन इनका होता है, बिसल देव का और राजमती का। तो ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संदर्भ में कहते हैं कि ये एक घटना काव्य नहीं है, एक वर्णनात्मक काव्य है। घटना दो ही है। कौन कौन सी घटना? एक तो बिसल देव का विवाह और दूसरा रूट कर विदेश चले जाना। यह भी गया प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिसल देव के रासों के संदर्भ में असंगत, इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, और इसका रासो नाम देखकर मेरा दिमाग वो ठनठनाता है। पर मैं तब स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः श्रृंगार और संगीतात्मकता के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। श्रृंगार इसमें प्रधानता है, रासो शब्द थोड़ा अखरने वाला है, ऐसा शुक्ल स्वयं भी कहते हैं। नरपति नाल है, नाल है वो 1155 की में इस कृति की रचना करते हैं। शुक्ल ऐसा कहते हैं, केवल वियोग के गीत इसमें गाए हैं। ये घटनात्मक काव्य है, वर्णनात्मक नहीं। तो साथ ही ध्यान रखिए, वियोग के साथ में इसमें संयोग के गीत भी गए हैं। ये जो प्रश्न जब भी आ जाए, केवल ये केवल शब्द काफी बार प्रश्नों को अलग निकालने का कार्य करता है, तो इसको ध्यान रखिए। कौन सा संदर्भ असंगत है यानी गलत है? पहला, केवल शब्द है वो अपने सही उत्तर की प्राप्ति में सहयोग करता है काफी बार। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, केवल वियोग के गीत नहीं गए हैं, संयोग एवं वियोग दोनों के गीत है वो कवि ने इस पे गाए हैं। ये घटनात्मक काव्य नहीं है, ये वर्णनात्मक है। घटना केवल दो ही है, बिसल देव का विवाह और बिसल देव का रूट कर उड़ीसा चले जाना। जो सामंती परिवेश है उसको लेकर डॉक्टर बच्चन सिंह काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। जब राजा वापस आ जाते हैं और रानी और राजा की भेंट होती है, तो वापस से जो सामंती जो तत्व है राजमती के भीतर वो पुनश्च उभर आता है, और वो कह देती है कि राजा आपने ऐसा क्या खाया कि आप मेरे से रूठ के चले गए थे। 12 वर्षों तक आपका यौवन है वो यौवन बीतता ही गया। आप यहाँ रहते तो आपका यौवन है वो यौवन यूं ही नहीं चला जाता, आप अपने जीवन के श्रेष्ठ पल को यहाँ व्यतीत करते। इस प्रकार पुनश्च वो टीका टिप्पणी करने से स्वयं को नहीं रोकती है रानी। तो इस प्रकार का भाव हमें यहाँ दिखाई देता है। तो साथ ही ध्यान रखिए, यहाँ जो संयोग और वियोग है दोनों का जो प्राबल्य है वो हमें दिखाई देता है। आगे है प्रश्न, नाला है कि इस बिसल देव रासों में
जैसा होना चाहिए, न तो उक्त राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन भी नहीं है। शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं, प्रश्न बन सकता है शुक्ल के संदर्भ में क्या असंगत है कि ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन नहीं है, ना उसमें शौर्य और पराक्रम का वर्णन स्पष्ट है। श्रृंगार राष्ट्र की दृष्टि से विवाह, रूठ कर विदेश चले जाने की प्रोषित पति का, अर्थात जिसका पति है वो चला गया, बाहर चला गया, उसके संदर्भ में मनमाना वर्णन मिलता। ये कथन किसका? ये सर्वकालीन हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, उनका ये कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, साथ ही इसको ध्यान रखिए। आगे शुक्ल के अनुसार किसके द्वारा प्राप्त चंद्र का एक वंश वृक्ष अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो चंद्र वरदाई की वंश परंपरा के संदर्भ में एक जो वट वृक्ष है, उनकी जो शाखाएं हैं, किस प्रकार इनका वंश प्रारंभ होता है और कहां तक वो आगे तक बढ़ता जाता है, जिसमें सूरदास भी आते हैं, उसको लेकर एक वट वृक्ष, जो वृक्ष का जो चित्र है, आलेख वंश वृक्ष, वो प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि ये जो वंश वृक्ष है वो कहां से प्राप्त की थी? तो साथियों ध्यान रखिए, ये जो वंश वृक्ष था किसके पास? नानूराम भाट के पास में, और नानूराम भाट से प्राप्त करते हैं हरप्रसाद शास्त्री। ध्यान रखिए, ये जो वंश वृक्ष है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहां से प्राप्त करते हैं? हरप्रसाद शास्त्री से। और हरप्रसाद शास्त्री कहां से मिलता है? ये मिलता है हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम भाट से। ध्यान रखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो वंश वृक्ष है वो कहां से प्राप्त होता है विद्यार्थियों? वो हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा प्राप्त होता है, चंद का वंश वृक्ष। और हरप्रसाद शास्त्री को ये वृक्षावली कहां से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है नानूराम भाट के द्वारा। तो ये उसमें ध्यान रखिए, ये प्रश्न काफी बन सकता है। और चंद है वो जो भट्ट जाति है उसकी जगात गोत्र में इनका जन्म हुआ है। इनके पूर्वज पंजाब में थे, लाहौर में इनका जन्म होता है। पृथ्वीराज और जो चंद्र वरदाई दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है दोनों ने एक ही दिन अपने जीवन का त्याग भी किया था। एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है कि जो पुस्तक जलन हत दे चली, जो गज्जन नृप काज, अर्थात पुस्तक को जलन के हाथ में देकर कहां चले गए? वो चले गए गजनी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संदर्भ में कहते भी हैं कि कादंबरी के संदर्भ में प्रसिद्ध है कि उसका जो पिछला भाग वो बाण ने पूरा किया, उसी प्रकार रासों के पिछले भाग के संदर्भ में ये प्रसिद्ध है और माना जाता है कि जलहण है इनके पुत्र, उन्होंने इसको पूरा करने का कार्य किया। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, बड़े सामान्य स्तर के प्रश्न है, साथियों ध्यान रखिए। पृथ्वीराज रासों के सबसे बड़े संस्करण जो है कहाँ सुरक्षित है? तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो संस्करण है साथियों, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित होता है और उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। साथियों ध्यान रखिए, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और काशी नागरी प्रचारणी सभा से, काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। और लगभग 16,000 के आसपास है। इसमें छंद माने जाते हैं 16,306, 69 समय है इसमें, 69 सर्ग, 16,306 इसमें छंद माने गए हैं। और जो इसको प्रामाणिक मानने वाले हैं, कर्नल जेम्स टोड हो, श्याम सुंदर दास हो, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो, मिश्र बंधु हो, ये सभी इसी रचना को प्रामाणिक मानते हैं। ये बड़ी बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके जो 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं साथियों, कितने संस्करण हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ साथियों, इसके जो संस्करण है वो 4 है, 4 प्रकाशित हुए हैं। और जो सबसे छोटा जो संस्करण है, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार जो सबसे छोटा संस्करण है वो 1300 वाला, वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, लघुत्तम जो संस्करण है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। किसका? पृथ्वीराज रासो का। आगे प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में असंगत है। प्रामाणिक मिश्र बंधु मानते हैं, सही है, कर्नल टोड मानते हैं, श्याम सुंदर दास मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं। तो इसमें मुंशी देवी प्रसाद है, वो मुंशी देवी प्रसाद, वो असंगत नाम मुंशी देवी प्रसाद है, वो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, गौरी चंद आहूजा है, डॉक्टर बुलर है, इनके साथ में असंगत यदि अप्रामाणिक मानते। अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? सुनीत कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, चाहे मुनि जिनी विजय है, ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ध्यान रखिए प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं। प्रामाणिक में 3-4 नाम ये बताए हैं। अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, चाहे अप्रामाणिक अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, ये एक सामान्य स्तर के प्रश्न है, साथ ही ध्यान रखिए। चाहे शुक्ल हो, चाहे श्यामल दास हो, चाहे गौरी चंद आहूजा हो, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, इसी प्रकार मुंशी देवी प्रसाद हो, देवी प्रसाद इसको अप्रामाणिक मानते हैं। साथियों डॉक्टर बुलर हो, ये भी इसका प्रकाशन करा रहे थे एशियाटिक सोसाइटी से, पर इससे पृथ्वीराज इसको पृथ्वीराज रास्तों के समकक्ष ही एक कृति प्राप्त होती है, उसके आधार पर इसको ये प्रकाशित नहीं करवाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये श्रृंगार गाथा है महाकाव्य से किसने जोड़ा है? श्रृंगार गाथा है न वीर गाथा है न उनका मिश्रण है, ये एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ये कथन किसका है? राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है साथियों। और ये बहुत प्रसिद्ध कथन, आप ध्यान रखिए। ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि राजनीतिक महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ध्यान रखिए साथ। आगे है, ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई है जिसमें चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी संवाद के रूप में है। इसमें संस्कृत प्राकृत छंदों का भी व्यापक प्रयोग मिलता है। तो अब साथ ही ध्यान रखें, कीर्तिलता उसमें सुख और सुखी संवाद, सुख सुखी संवाद, उसी प्रकार जो पृथ्वीराज रासो है इसमें भृंग और भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद हो, चाहे भृंग और भृंगी संवाद हो, चाहे प्रिय विद्यार्थियों कवि और कवि पत्नी संवाद हो, इस प्रकार के संवादों का जो चित्रण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। साथियों आप ध्यान रखिए कि जो 3 प्रकार के संवादों का जिक्र करते हैं आचार्य रामचंद्र, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो 3 प्रकार के जो संवादों की चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान रखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें सुख सुखी संवाद है। पृथ्वीराज रासो है उसमें सुख सुखी संवाद है। ये जो संवाद है वो पृथ्वीराज रासो में है। जो भृंग और भृंगी संवाद वो कीर्तिलता में है। और एक कोतक कवि है, एक जो कोतक कवि है, उस कोतक कवि की भी एक कृति है, इसका जिक्र आता है जिसमें कवि और कवि पत्नी संवाद। तो ये कहते हैं कि जहां पर इसमें सुख और सुखी संवाद है वहां पर ये रचना एकदम सही है, और जहां पर ये संवाद भंग हो जाता है वहीं पर ये जो रचना है वो अप्रामाणिक हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है, प्रक्षिप्त के रूप में निर्मित हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए आप साथियों, ये काफी अच्छा प्रश्न है। और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विद्यार्थियों, ध्यान रखिए। आगे है अमीर खुसरो के संदर्भ में असंगत है। अमीर खुसरो के बारे में भी काफी बार प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने अवधि का पहला कवि कहा। ठीक है साथियों, ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा, ये भी सही है। बच्चन सिंह इनको जातीय कवि में सम्मिलित करते हैं, ये ध्यान रखिए। उपनाम है तोता ए हिंद है, वो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा नहीं देखकर साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है, उनके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। साथियों ध्यान रखिए, ये नाम किसने दिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इनका जन्म कहाँ? एट्टा के पटियाली गांव के अंदर, एट्टा है उसके अंदर पटियाली। एक बार नेट के अंदर एक प्रश्न भी पूछा गया था कि पटियाला गांव के अंदर, पटियाला नहीं है साथियों, पटियाली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। तोताए हिंद है वो अलाउद्दीन खिलजी है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था साथियों। किसके द्वारा दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था।
इनको पहला कवि भी माना जाता है। साथियों ध्यान रखिए, अवधि का पहला कवि हो, चाहे खड़ी बोली जो हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी है, उसका पहला कवि, हिंदी का कवि भी माना जाता है। खड़ी बोली को इन्होंने काव्य भाषा के रूप में स्थान प्रदान किया था। पहेलियां बहुत प्रसिद्ध है इनके, शकुने प्रसिद्ध है, ढकोसले प्रसिद्ध है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी 6 प्रकार की पहेलियों का चित्रण करते हैं, 6 प्रकार की पहेलियां बताते हैं। अंतरलापिका ऐसी पहेली जिसका उत्तर उसी के भीतर छिपा हुआ, जैसे श्याम वर्ण है दांत अनेक, लटकन जैसे नारी, दोनों होर से खुसरो खींचे और कहे तुझे आरी। श्याम वर्ण है दांत अनेक, जो आरी होती है उसमें दोनों प्रकार के दांत वगैरह रहते हैं, इस प्रकार का चित्रण रहता है, और अंत में कह भी देते हैं आरी। बहिर्लापिका जिसका उत्तर है वो बाहर से आता है, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल गिरे, मोती इससे एक न गिरे। अर्थात जो आसमान में तारे हैं उसके संदर्भ में ये चित्रण आया है, आकाश। इसी प्रकार दो सपने, अर्थात दो प्रश्नों का एक उत्तर, जैसे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि फेरा नहीं था। गधा उदास क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, लोटा नहीं था। तो ये दो सकुने हो गए। इसी प्रकार मुकरी है जिसमें कहे कि मुकर जाने का भाव, जैसे मीठे लाके वहां के बोल, क्यों सकी साजन नहीं सकी डोल, इस प्रकार मुकरने का भाव यहाँ व्यंजित हो रहा है। ये बराबर संबंध वाली पहेली जिसमें दो वस्तुओं में समानता प्रदर्शित की जाती है, जैसे बाल और, जैसे आदमी और गेहूं में क्या समानता है, दोनों में बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार अंतिम है ढकोसला, जिसमें बेतरतीब शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अजीब अजीब प्रकार से शब्दों को पिरोया जाता है। पहला जो वाक्य है वो अलग अर्थ व्यंजित कर रहा है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, कोई साम्यता ही नहीं है, सादृश्यता नहीं है। और ये पूरी बेतरतीब शब्दावली केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती है, जैसे पीपल पकी पकौड़ियाँ, पकौड़ियाँ पीपल पे पक रही है, अब ये बेतरतीब शब्दावली है। पीपल पकी पकौड़ियाँ झड़झड़ रहे हैं बोर, सिर पर गड़े धराम से, वारे तेरी मिठास ला पानी पिला। मिठास कहाँ से हो गई, सर पर अगर बोर गिर रहा है तो धड़ाम से गिर रहा है और मीठा लग रहा है और पानी पिला दो। तो ये इस प्रकार की बेतरतीब शब्दावली उपयोग में लेते हैं। तो ये जनता का मनोरंजन करना मात्र इनका उद्देश्य था। तो विकल्प 4 इसमें ध्यान रखिए। रस निष्पत्ति के संदर्भ में आचार्य और उनके प्रतिपादित जो संदर्भ है उनके संदर्भ में हमें अलग विकल्प को निकालना है विद्यार्थियों। तो अलग विकल्प अभिनव गुप्त है, वो अभिव्यक्तिवाद, अर्थात रस की है, रस की निष्पत्ति अभिव्यक्ति के रूप में होती है, ध्यान रखिए। भट्ट नायक, नायक का भुक्तिवाद, भोज्य भोजक संबंध। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, या इसी का एक और नाम होता है आरोपवाद। और जो भट्ट शंकुक है, भट्ट शंकुक का अनुमतिवाद, ध्यान रखिए साथियों, भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद। भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद है, तो ये असंगत विकल्प है, ये गलत है साथियों। इसका जो होगा अनुमितिवाद होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। चारों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की। सबसे पहले शंकु की इसकी व्याख्या करते हैं, फिर लोलट करते हैं, फिर भट्ट नायक करते हैं, और फिर बाद में सबसे अंत में अभिनव गुप्त करते हैं। भट्ट नायक है, उनका भी विशिष्ट ध्यान है, विशिष्ट उपादेय माना जाता है रस निष्पत्ति के संदर्भ में। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रश्च निष्पत्ति, इसमें भरत मुनि ने ये पंक्ति प्रदान की है साथियों, ध्यान रखिए। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रश्च निष्पत्ति, इसमें कहीं पर भी स्थायी भाव का जिक्र नहीं है, केवल विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव, इन तीनों शब्दों का ये उपयोग करते हैं। चार जो व्याख्याकार हैं, इन चारों के संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पहली बार अभिनव गुप्त ने रस की जो स्थिति है वो सहृदय जो पाठक है उसके भीतर माना है कि जिस रस का जो उद्रेक होता है वो सहृदय पाठक के मन के भीतर होता है, हृदय में होता है। और अब तक जो रस की जो स्थिति थी वो मंच पर थी, उस रस की स्थिति को सहृदय पाठक के भीतर उत्पत्ति के विषय को व्यंजित करने का कार्य किया वो अभिनव गुप्त ने किया अभिव्यक्तिवाद में। आगे है भट्ट लोलक की रस निष्पत्ति की इस व्याख्या के संदर्भ में क्या असंगत है, अनुचित है, साथ ही ध्यान रखिए। ये जो विषय सामग्री है वो तारकनाथ बाली की पुस्तक हो, चाहे रीति काव्य की भूमिका हो, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हो, उसमें से ये प्रश्न बनाए गए हैं, ध्यान रखिए।
तो प्रश्न इस प्रकार है, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे समझ में आएगा। भट्ट लोलट ने रसास्वादन के मूल तत्व सहानुभूति की ओर सफल संकेत दिया है, ये सही कथन है। उसने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौंदर्य और रस को विषयगत माना। अब ये बात सही है कि ऐतिहासिक व्यक्ति है उन्हें में ये रस की स्थिति मानी, ये सही है कि जो ऐतिहासिक व्यक्ति अर्थात राम की भूमिका व्यक्त कर रहे हैं, पर राम जो ऐतिहासिक व्यक्ति है, जो रामायण के अंदर जो राम है उसके अंदर ही रस की स्थिति मानी है। मानते हुए रस को विषयगत नहीं माना। साथियों ध्यान रखिए, विषयगत का मतलब होता है कि अपने भीतर विषयगत अर्थात जो विषय को पढ़ रहा है उसके भीतर की रसानुभूति, ये नहीं माना। इन्होंने माना है साथियों विषयगत। इस चीज को ध्यान रखिए, इन्होंने माना है विषयगत। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये असंगत विकल्प हो जाएगा। नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार किया, राम में है, और राम और सीता का प्रदर्शन कर रहे हैं मंच पर नट और नटी, उसमें भी रस की स्थिति को कुछ हद तक स्वीकार करते हैं। उसने सामाजिक रसास्वादन को सर्वथा गुण दिया। अब सामाजिक अर्थात मैं मंच के सामने कुर्सी लगा के बैठा हुआ हूं और मंच पर सफल प्रदर्शन कर रहे हैं नट और नटी, तो लोलट कहते हैं कि नट और नटी में कुछ हद तक, पर वास्तविक जो रस की स्थिति है वो राम और सीता में। रस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हद तक वो नट और नटी में, पर सामाजिक अर्थात में जो देख रहा हूं, मैं सहृदय हूं, मैं दर्शक हूं, मेरे भीतर किसी भी प्रकार की रसानुभूति नहीं है। सर्वाधिक गुण स्थान ये देते हैं। तो पहले में विकल्प 2 है वो असंगत हो जाएगा। पट्टनायक के अनुसार काव्य में 3 शक्तियां निसर्ग सिद्ध है, इसमें 3 शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। भावकत्व है, अभिधा है, भोजकत्व है, पर ये अभिधा है, ये अभिधा साथियों, अभिधा तो है सही। खैर ये जो विकल्प है इसमें लक्षणा है वो असंगत हो जाएगा, लक्षणा इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिए साथ। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, साथियों ध्यान रखिए, जो भावकत्व है इसके आधार पर एक सिद्धांत देते हैं साधारणीकरण का, साधारणीकरण का एक सिद्धांत देते हैं, एक सिद्धांत प्रदान करते हैं। भट्ट जो नायक है वो एक सिद्धांत देते हैं साधारणीकरण का, और ये सबसे बड़ा उपादेय इनका माना जाता है। साधारणीकरण क्या है, अर्थात सामान्यकरण होना। ममत्व और परत्व का भाव है वो भाव समाप्त हो जाता है, मैं नहीं रहता हूं और तुम नहीं रहते हो, इस प्रकार के बंधन है वो बंधन नष्ट हो जाते हैं। ये है साथियों साधारणीकरण, अर्थात रस की स्थिति का सामान्यकृत हो जाना या सामान्यकरण हो जाना, ये कहलाता है साधारणीकरण। और इसको हम समझे तो प्रिय विद्यार्थियों, राम और सीता है, वस्तुतः राम और सीता जो रस को अनुभूत कर रहे हैं मंच के माध्यम से या टीवी चैनल के भीतर, या रामायण के जो पात्र है वो जिस प्रकार का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर जब हम अनुभूत करते हैं, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें कोई नायक और नायिका की अश्रुधारा बह रही है और अपने यहाँ पर भी अश्रुधारा बहने लग जाए दर्शकों के सहृदय में, तो उस स्थिति के अंदर दोनों की जो तादात्म्य है वो स्थापित हो जाता है। वस्तुतः वो जो प्रक्रिया है वो साधारणीकरण के रूप में माना जाएगा। जो राम और सीता है, दरअसल राम और सीता नहीं रहती, ममत्व और परत्व का भाव वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद में फिर रस की निष्पत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदयों की समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की क्षमता वर्तमान है। तो साधारणीकरण के संदर्भ में ये जो प्रसिद्ध कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का है। जब कोई व्यक्ति, अर्थात ये लेखक से लिया जा रहा है कुछ, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अनुभूति प्रदान करता है कि वो अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त कर सके और वैसे की वैसी अनुभूति जब वो सहृदय के हृदय में जगा सके, तो उससे जोड़ा है किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने नीति काव्य की भूमिका। यद्यपि तारकनाथ बाली है इसको स्पष्ट खंडन करते हैं, वो कहते हैं कि कवि की अनुभूति अर्थात ये विदेशों से आए थे, तो विदेशी जिस प्रकार नैर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत देते हैं उसी प्रकार का कुछ निष्कर्ष मान के डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है उसका खंडन है, वो भी तारकनाथ बाली अपनी पुस्तक में करते हैं। पर ये कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का। साथियों ध्यान रखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका साधारणीकरण माना, आलम्बन और आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। ममत्व और परत्व का भाव इससे जोड़ते हैं अपने अभिनव गुप्ता। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल के काव्यगत आश्रय से तादात्म्य और आलम्बन या आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण के संबंध में मतों का खंडन किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। सही कथन क्या है साथियों, सही है, शुक्ल जी के तो ने जो आश्रय से तादात्म्य
स्थापित किया, या आलम्बन या आलम्बन धर्म का जो साधारणीकरण माना है इसका खंडन किया है। और किसका साधारणीकरण माना है साथियों? इन्होंने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। तो इस दृष्टिकोण से 1 और 2 दोनों कथन एकदम सही है। ये कटाक्ष भी करते हैं और फिर बाद में अपना मंतव्य है वो भी व्यक्त करते हैं। आचार्य शुक्ल ने किसका साधारणीकरण माना साथियों? केवल आलम्बन का, केवल आलम्बनत्व का, और आलम्बन और आलम्बनत्व धर्म का। साथियों ध्यान रखिए, प्रारंभ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक शब्द का उपयोग करते हैं, वो आलम्बन, और बाद में फिर करते हैं आलम्बनत्व धर्म का। आलम्बन क्या होता है? राम और सीता मंच पर है, तो सीता उस समय आलम्बन है, आलम्बन विभाव है, और आलम्बन विभाव के कारण साधारणीकरण होता है। और जो राम है उस राम के हृदय के अंदर हलचल अनुभूत होती है, और सहृदय बैठा हुआ है सामने। तो अब चूंकि आलंबन से प्रभावित हो रहा है कौन? सामाजिक या आश्रय। साथ ही ध्यान रखिए, आलंबन सीता, यह है आलंबन। राम, यह है आश्रय। और यहां जो पाठक है वो पाठक है सहृदय। ठीक है साथियों। अब सीता को देखकर राम के भीतर जो हलचल हुई है वो आलंबन धर्म का है। आलंबन जो धर्म है उसका साधारणीकरण हुआ, और राम जो अनुभव करते हैं इसी को अनुभव करते हैं कौन? सहृदय पाठक। तो कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो आलंबन धर्म है उसका साधारणीकरण होता है। आलंबन धर्म है उसका साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, तो इसको हमने सही कर दिया। ठीक है साथियों। ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? तो साथियों ध्यान रखिए, ध्वन्यालोक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ध्यान रखिए, आनंदवर्धन है। मम्मट का काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों। ध्यान रखिए, साहित्य दर्पण। कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, जीवितम या कहीं कहीं जीवित नाम भी मिलता है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आप ध्यान रखिए, ध्वन्यालेख के लेखक कौन है? वो आनंदवर्धन है साथियों। कौन है? आनंदवर्धन। कौन सी ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, काव्य ध्वनि। सबसे श्रेष्ठ ध्वनि है रस ध्वनि, अर्थात ऐसी ध्वनि जो अपने भीतर रस की प्रतीति करा सके। रस क्या होता है? रस एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति ऐसे आनंद के आलोक में पहुंच जाता है जिसमें वो ममत्व परत्व का सभी प्रकार का भाव से दूर हो जाता है, और वो आनंद की अनुभूति करता है और आनंद का भोग करता है। वो रस की अनुभूति है, उसमें वो ममत्व और परत्व का भाव उससे पूर्णतः बाहर निकल जाता है। ये रस। तो ऐसी ध्वनि जो रस को प्रदान करे वो सबसे श्रेष्ठ ध्वनि रस ध्वनि। ध्वनि क्या है? जब अर्थ स्वयं को, जब अभिधेय अपने अर्थ को और शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराता है तो वो ध्वनि कहलाती है। प्रतीयमान क्या है? प्रतीयमान एक भिन्न ही प्रकार की वस्तु है जो लवणीय के लावण्य से भिन्न महाकवियों की वाणी के माध्यम से भाषित होती है। अर्थात जो लवणीय है, जो सुंदर स्त्रियां हैं, उनके अंगों उपांगों या जो आभूषण धारण करते हैं उनसे ये ध्वनि प्रकाशित नहीं होती। ये प्रतीयमान तो महाकवि अपनी वाणी के माध्यम से जब शब्द विवेचना करते हैं तब ये रस ध्वनि है वो व्यंजित होती है। ये है प्रतीयमान। तो रस ध्वनि सबसे श्रेष्ठ ध्वनि मानी गई। किसने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करते हुए प्रतिमान अर्थ को अनुमान पर आधारित बताया? अनुमान अर्थात ध्वनि केवल अनुमान है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने, जैसे महिम भट्ट है, ये महिम भट्ट कहते हैं, और इन्होंने एक व्यक्ति विवेक नाम से एक कृति लिखी है साथियों। क्या नाम है? इन्होंने एक कृति लिखी है जिसका नाम है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक नाम से एक रचना की है। उस रचना के अंदर ये कहते हैं कि दरअसल ध्वनि है, ध्वनि केवल मात्र अनुमान का एक साधन मात्र है और कुछ भी नहीं है। वक्रोक्ति के संदर्भ में क्या असंगत है? साथियों ध्यान रखिए, वक्रोक्ति के संदर्भ में प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न परीक्षा में मिल जा सकते हैं आपको। भामा ने अर्थ और शब्द का वैचित्र्य प्रस्तुत करते हुए वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना, ये सही है। दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभाव के विपर्ययी
के रूप में ग्रहण करते हुए इसे श्लेष पोषित माना, ये सही है। परवर्ती आचार्यों में सभी ने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार माना, ये असंगत है। साथ ही ध्यान रखिए प्रवृत्तियों में वामन है, ये वामन को छोड़कर वामन ने इसको अर्थालंकार में माना है। अर्थालंकार, वामन ने इसको किस श्रेणी में सम्मिलित किया है प्रिय विद्यार्थियों? अर्थालंकार। बाकी जितने भी श्रेष्ठ शेष है वो सभी इसको किस श्रेणी में मानते हैं? शब्द अलंकार में मानते हैं। बाकी कुंतक ने वक्रोक्ति को पृथक अलंकार मानने से इनकार करते हुए काव्य का जीवन माना है, ये सत्य है। आगे है वक्रोक्ति की जो 6 भेद है उसमें सम्मिलित नहीं है। वक्रोक्ति की जो 6 भेद है विद्यार्थी उसमें सम्मिलित नहीं है। शब्द वक्रता है, वर्ण विन्यास वक्रता, चाहे पद पूर्वार्ध वक्रता, चाहे पद परार्ध वक्रता, साथियों ध्यान रखिए वर्ण वक्रता हो, चाहे पद पूर्वार्ध पद पूर्वार्ध हो, चाहे पद परार्ध चाहे वर्ण विन्यास वक्रता हो, चाहे पद पूर्वार्ध वक्रता हो, पद परार्ध वक्रता हो, वाक्य और प्रकरण और प्रबंध वक्रता हो, वाक्य प्रबंध और चाहे प्रकरण वक्रता हो, ये 6 प्रकार की वक्रता मानी गई साथियों। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध है, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता और प्रकरण वक्रता है। इसमें ध्यान रखिए शब्द प्रकृता जैसा कोई जो है कोई भेद नहीं है। तो साथियों आज का ये व्याख्यान आपके लिए उपयोगी रहेगा, अच्छे से जुड़िए। अगर YouTube पर आप विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, मूल पुस्तकों से निर्मित है। कहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं उनका संदर्भ भी अधिकांश प्रश्नों में आपको नीचे की तरफ मिलेगा। आप बहुत अच्छे से अध्ययन करते रहिए साथियों। मानस पाठशाला एप्लीकेशन पर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से लेकर टेस्ट सीरीज सभी प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध है, कोर्स उपलब्ध, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।